हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू फ्रिक्शन। दीज आर वेरी स्मॉल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहले एक टर्म है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट्स वेरी सिंपल बट इन पे 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, या इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है। तो डेफिनेशन याद करनी है आपको कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है और न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट। दिस इज अ रफ सरफेस जिस पे ये रखा हुआ है। तो मेरे को ये बताइए व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। mg एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ, इसका वेट। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा ऊपर की तरफ, और क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है यानी ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस इक्वल होंगे, यानी नॉर्मल रिएक्शन भी mg के बराबर ही होगा। क्योंकि ब्लॉक उस तरफ जा रहा है, कोई आदमी उसको खींच रहा होगा उस तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है उधर, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू n। अब इनमें से जो नॉर्मल रिएक्शन है और फ्रिक्शन जो है उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इस रिजल्टेंट को मैं R बोलूंगा। वी कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों फोर्सेस, इसको नहीं इंक्लूड करना है हमें रिजल्टेंट निकालना है, ऐड करने हैं n और f। तो आई एम ड्रॉइंग अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट दिस इज R। ये रिजल्टेंट है फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। ये रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बनाता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ। ध्यान से सुनो, इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना? पेपर में अगर क्वेश्चन आता है यू हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑल्सो। अब कैसे फाइंड आउट करूं मैं इसको? मैं tan थीटा से फाइंड आउट करता हूं। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब देखिए परपेंडिकुलर जो है, पैरेललोग्राम्स में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो जो परपेंडिकुलर है वो इसके बराबर होगा, यानी म्यू एन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी म्यू एन अपॉन बेस। बेस जो है वो तो n है, तो म्यू एन अपॉन n। तो tan थीटा आ गया म्यू। अगर पहचान सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ म्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस पर 2 मार्कर अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू गिव द डेफिनेशन कि इट इज द एंगल बिटवीन ये R और n। R और n के बीच का एंगल होगा। R कौन है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ F एंड N। F और N का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उसका ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है क्योंकि हो सकता है इस पर डायरेक्ट आपका कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए। वो आपसे कह दे किसी क्वेश्चन में, सपोज क्वेश्चन आता है द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 60 डिग्री, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू tan थीटा। तो म्यू इक्वल टू
tan 60 यानी 1.732√3। ठीक है, तो आज हमने जो पहली टर्म पढ़ी, आज हम कई सारी छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहली जो टर्म थी आज, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये उसका फॉर्मूला, ये उसकी फिगर और उसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड टॉपिक। नेक्स्ट जो टर्म पढ़नी है दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। अब इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये बताइए कौन कौन से फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे। फिगर बनाओ, शो करो। तो हमें पता है इस पे नीचे की तरफ एक्ट करता है। अगर मैं mg के कंपोनेंट्स शो करूं तो नीचे की तरफ एक्ट करता है mg साइन थीटा, इधर एक्ट करता है mg कॉस थीटा, यहां पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन म्यू एन। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या चीज है? एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जिस एंगल पर ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करेगा, जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड। क्या मतलब है? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बहुत ध्यान से देखना। अभी ऑब्वियसली ये जो डस्टर है ये स्लाइड नहीं कर रहा है। मैं धीरे धीरे इंक्लाइन का एंगल बढ़ाऊंगा। अभी तो बेसिकली ये इंक्लाइन है ही नहीं, अभी तो एंगल 0 डिग्री है। अब मैंने धीरे से एंगल 10 डिग्री कर दिया, अभी नहीं स्लाइड करा। 20 डिग्री कर दिया, नहीं करा। धीरे 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 मैं एंगल बढ़ा रहा हूं। जिस एंगल पर जाकर ये जस्ट स्लाइड करेगा, अब देखिए एक एंगल आया जिस पे ये स्लाइड करना शुरू हुआ था। फिर से देखते हैं। तो वी आर स्लोली इंक्रीजिंग द एंगल उस एंगल तक जब ये जस्ट स्लाइड करेगा। अभी नहीं है एंगल, अभी देखो अभी ये स्लाइड नहीं कर रहा है। थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, हल्के 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 हल्के। एक एंगल आया जब वो जस्ट स्लाइड हो गया, तो दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। तो अब इसकी इक्वेशन देखिए क्या होगी। क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, तो n जो होगा वो तो mg cos थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है, अब ये स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, तो लेट अस कंसंट्रेट ऑन दीज टू फोर्सेस। आगे जा रहा है mg sin थीटा है और पीछे की तरफ म्यू एन है। तो इक्वेशन बनेगी mg sin थीटा माइनस म्यू एन इज इक्वल टू ma। n की वैल्यू डाल दो, तो mg sin थीटा माइनस म्यू, n की वैल्यू में डाल रहा हूं, mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू 0। जस्ट स्लाइड हुआ है। मैंने आपको पिछली बार बताया था जस्ट स्लाइड का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, रिकॉल करो, मैंने उस दिन बताया था आपको जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड का मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। जस्ट अभी कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू हुआ है, तो एक्सेलरेशन को मैंने 0 पुट कर दिया। ये टर्म उधर चली जाएगी, तो आई विल गेट mg sin थीटा इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा को नीचे लाइए, tan थीटा इक्वल टू म्यू। तो थीटा आ जाएगा यहां से tan इनवर्स ऑफ म्यू। दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज। How do you define it? It is the angle, it is that angle of the incline at which a block will just start to slide. क्या फॉर्मूला है एंगल ऑफ रिपोज का? tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है अगर इस पे 2 मार्कर, तो डेफिनेशन, फिगर, फॉर्मूला। ठीक है, आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसका जो फॉर्मूला आया है वो इससे पहले मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था। अभी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इससे पहले मैंने बताया था, उसमें भी फॉर्मूला बाय चांस यही आया था।
रिकॉल करो, वीडियो रिवाइंड करके देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इससे पहले जो कराया था वहां पे भी यही फॉर्मूला आया था, एंगल ऑफ रिपोज में भी यही फॉर्मूला है। तो दोनों का फॉर्मूला, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला सेम ही है, पर वो दोनों अलग चीजें हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अलग चीज थी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हमने नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट बनाया था, उसका एंगल देखा था यहां से, इसमें कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं था। एंगल ऑफ रिपोज पे इंक्लाइन प्लेन की बात करी गई है। तो दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बट बाय चांस दोनों के फॉर्मूले सेम है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी tan इनवर्स म्यू है, एंगल ऑफ रिपोज भी tan इनवर्स म्यू है। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड टॉपिक आज का। अब हम आगे चलते हैं थर्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा थर्ड आज का, पुलिंग अ लॉन मोवर इज इजियर देन पुशिंग इट। लॉन मोवर यानी जो ग्रास कटर होता है, जिसको हम पकड़ के ग्रास कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लॉन मोवर। तो वो कह रहा है उस लॉन मोवर को अगर आप पुल करें या उसको आप पुश करें, लॉन मोवर की जो मशीन होती है उसको अगर आप पुश करके चला रहे हैं या फिर उल्टा उसको आप पुल करके चला रहे हैं, तो वो कह रहा है पुलिंग इज इजियर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि पुलिंग जो होती है, याद रखिएगा, उसको पुल करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू पुश करना। अभी फिगर से समझाते हैं। पुल वाला केस और पुश वाला केस दोनों शो करते हैं। सपोज ये कहें हम देख रहे हैं, दिस इज अ लॉन मोवर, ठीक है, ग्रास कटिंग मशीन होती है, देयर इज अ पर्सन जो इसको धक्का देके आगे चलाता है या फिर वो उसको पुल करता है अपनी तरफ और अपने पीछे पीछे चलाता है इसको। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि पुलिंग जो है, पुल करना जो है, ये आसान क्यों है, वाई इज इट इजियर। तो सपोज करिए यहां पे एक पर्सन है जो अपने पीछे इसको पुल कर रहा है। I'll erase the person just to make the figure clear। ये वो फोर्स मैं शो कर रहा हूं, ये फोर्स उस पर्सन ने लगाया है। यहाँ पे एक आदमी होगा जो इस लॉन मोवर को अपने पीछे खींच के आगे ले जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन, और ये जो फोर्स है इट इज एट सम एंगल थीटा। लॉन मोवर का मास m है, ठीक है। इस केस में क्या है, वो वहां से खींच नहीं रहा, यहां पे एक पर्सन है जो इसको धक्का देके आगे चलाएगा, लाइक दिस, पुशिंग, पुश वाला केस है। तो यहां पे अगेन मैं आदमी नहीं शो कर रहा हूं, आई विल जस्ट शो कि इस बार फोर्स जो लगा है वो इस तरीके से लगा है। दोनों केसेस में आदमी ने फोर्स सेम लगाया है, सेम एंगल पे लगाया है। ध्यान से फिगर को समझने की कोशिश करो। लॉन मोवर है हमारे पास, एक केस में आदमी इसको पुल कर रहा है, कुछ इस तरीके से मैं अलग से शो कर देता हूं आपको। ये पर्सन है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लाइक दिस। दिस इज द केस ऑफ पुलिंग। ये देखिए फोर्स ऐसे लग रहा है, लाइक दिस। फिगर बहुत जरूरी है समझ में आनी, आगे तो हम तभी चलेंगे जब फिगर समझ में आएगी आपको। तो दिस इज अ पर्सन, यही फिगर है, मैंने यहाँ पे आदमी बना के दिखाया है कि वो आदमी उस लॉन मोवर को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये वाली फिगर, यहां पर क्या हो रहा है, ये लॉन मोवर है, ये आदमी इसको धक्का दे रहा है, धक्का देके आगे चला रहा है। तो दोनों केसेस देखिए, दोनों की अगर आपको फिगर समझ में आएगी तभी हम आगे चलेंगे।
दिस इज द केस ऑफ पुशिंग, धक्का देके आगे चलाना, और ये वाला केस है जब वो उसको खींच रहा है अपने साथ, पुलिंग का केस है। तो ये क्यों आसान है ये हम समझेंगे। तो फोर्सेस शो करते हैं, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है n, क्योंकि उधर खींचा जा रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, म्यू n। ठीक है, इसमें चलो अपने आप शो करके दिखाओ, फोर्सेस शो करो, वही होंगे ये जो बताए वही होंगे, ट्राई करो एक बार अपने आप फिगर बनाओ। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है n, और क्योंकि मैं धक्का देके उधर ले जा रहा हूं तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, म्यू n। अच्छा, अब इस फिगर में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, हमने आपको बताया था वेक्टर्स को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जब मैंने आपको ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम बताया था, एक वेक्टर को उठा के दूसरे के आगे लगा देते थे। तो वैसे मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट टू मेक माय फिगर क्लियर, ये फोर्स मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर्स को मैं शिफ्ट कर सकता हूं, बस उसको ये नहीं कि डायरेक्शन बदल दो, ये नहीं कि शिफ्ट करा तो यहां ऐसे हो गया, या ये नहीं कि शिफ्ट करा तो उसको बड़ा कर दिया, उतना ही रहना चाहिए और डायरेक्शन वही रहनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फोर्स को मैं आगे शिफ्ट करके बना रहा हूं, लाइक दिस। ठीक है, एंड इट शुड बी एट द सेम एंगल जो थीटा था, थीटा पर ही रहना चाहिए, यहां से हटा देंगे। ये वो फोर्स है जो आदमी ने उस पर पुश करके अप्लाई करा है, यहां पर ये वो फोर्स है जो आदमी उसको पुल कर रहा है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फिगर्स। अगर फिगर ही नहीं समझ में आई है आपको तो पॉज करो, पहले फिगर को समझने की कोशिश करो, फिर आगे जाएंगे, आगे तो वरना बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो दिस इज बीइंग पुल्ड और ये है पुश। बात मानिए, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, दोनों फिगर्स कॉपी में बनाइए और देखिए क्या यहां तक समझ में आया है। अगर यहीं तक समझ में नहीं आएगा तो आगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब दोनों केसेस में बस मुझे ये फाइंड आउट करके बता दो कि फ्रिक्शन कितना होगा। n की वैल्यू निकाल के यहां डाल दो, फ्रिक्शन निकाल लो कितना आएगा। इसमें भी n की वैल्यू निकालो, यहां डाल दो, फ्रिक्शन निकाल लो। ये मत गलती करिएगा, n mg के बराबर नहीं होगा इस बार, ध्यान से देखिए। कोई कहता है क्यों नहीं होगा, ऊपर नीचे थोड़ी ना ब्लॉक मूव कर रहा है, ऊपर n नीचे mg, बराबर होने चाहिए। पर यहां पे ध्यान दो, f के भी कंपोनेंट आ जाएंगे, f का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट f cos थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट f sin थीटा। हाँ, ये बात सही है कि ये ब्लॉक ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, यानी इट इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग y एक्सिस। लॉन मोअर आगे जा रहा है ना, आगे की तरफ जा रहा है, x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, y एक्सिस के अलोंग थोड़े ना ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो y एक्सिस के अलोंग तो इक्विलिब्रियम है, यानी ऊपर वाले फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। ऊपर वाले कौन कौन है, n और f sin थीटा। तो मैं लिखूंगा n प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg। तो n आ जाएगा mg माइनस f sin थीटा। इसकी वैल्यू मैं यहां डालूंगा तो आई कैन फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन जो लगेगा F वो हो जाएगा म्यू इंटू n, तो म्यू इंटू mg माइनस f sin थीटा। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। सेम अब क्या करो, अपने आप ट्राई करो, इस केस में बताओ फ्रिक्शन कितना आएगा। ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने करा, y एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम शो करिए, वहां से n निकालिए, यहां पुट करके फ्रिक्शन फाइंड आउट करिए। ठीक है, देखते हैं अब आपने क्या करा, वो ठीक है गलत है चेक करिएगा। इस बार f के कंपोनेंट आएंगे, थीटा के साथ वाला आएगा f cos थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर वाला आएगा f sin थीटा। ठीक है, अगेन देयर इज इक्विलिब्रियम अलोंग y एक्सिस, लॉन मोअर ऊपर नीचे नहीं जा रहा है,
यानी ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। N इज इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा। ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। नीचे है mg प्लस f साइन थीटा और ऊपर है n। अब ये यहां पुट कर देते हैं। फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू n, तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन की वैल्यू mg प्लस f साइन थीटा। अब दोनों केसेस को कंपेयर करो। जब आप लॉन मोवर को पुल कर रहे थे तब फ्रिक्शन लग रहा था उसके ऊपर म्यू इंटू mg माइनस f साइन थीटा। जब आप लॉन मोवर को पुश कर रहे हो तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है म्यू इंटू mg प्लस f साइन थीटा, पुश वाले केस में। बाकी सब कुछ सेम है। मैं लॉन मोवर को क्या कर रहा हूं, खींच के अपनी तरफ ले जा रहा हूं। मैं उसको पुल करूं या मैं उसको पुश करूं, फर्क आ रहा है दोनों केसेस में फ्रिक्शन पे। कौन से केस में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, ध्यान से देखो। फ्रिक्शन के फॉर्मूले में यहां माइनस है और इस वाले में यहां प्लस है। रियलाइज करिए, ध्यान से वीडियो को पॉज करो, फिगर्स को एनालाइज करो। जल्दी जल्दी में नहीं समझ में आता है। जितनी स्पीड पे मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, उस स्पीड पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो पॉज द वीडियो, एनालाइज करिए दोनों केसेस। ठीक है, देखो अपने आप सॉल्व करके कि क्या ये इक्वेशंस आप फाइंड आउट कर पाए हैं। सिर्फ वीडियो देखते रहोगे ना, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सब्जेक्ट में। तो जो बता रहे हैं बात को मानो। पॉज करो वीडियो को और अपने आप दोनों फिगर बनाओ, देखो किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है। यहां पे पुलिंग के केस में जब मैं लॉन मोवर को पुल कर रहा हूं तो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू इंटू mg माइनस f साइन थीटा। जब मैं उसको पुश कर रहा हूं तो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू इंटू mg प्लस f साइन थीटा। यानी पुशिंग के केस में फ्रिक्शन इज हायर। यानी जब मैं उसको पुश करके धक्का देके आगे ले जाऊंगा तब उस पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रहा होगा। अगर मैं उसको पुल करके, खींच के पुल करके आगे की तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है ना, आई एम पुलिंग इट लाइक दिस अपनी तरफ करके, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कम लग रहा है, लेस फ्रिक्शन। तो ऑब्वियसली ये वाला केस आसान होगा, दिस विल बी इजियर। ठीक है, तो ये आपको पेपर में फिगर बनानी हो सकती है, पूछ सकता है वो। दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। फिगर बनानी है, फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है और रीजन देना है कि इस बार फ्रिक्शन कम लग रहा है तो पुल करना आसान है। पुश केस में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है तो पुश करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने डाउट्स मार्क करा करो। जब हम क्लास रखेंगे तो उसमें अपने डाउट्स पूछा करो। Let us move on to the next question for today. There is a concept called as horse cart problem. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है घोड़ा गाड़ी है, हॉर्स कार्ट सिस्टम है। तो हॉर्स जो है वो अपने पीछे कार्ट को खींच के ले जा रहा है, तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, हॉर्स पे, कार्ट पे, व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन देम, तो वो आपको शो करने हैं। ठीक है ना, आगे एक हॉर्स है, उसके पीछे एक कार्ट बंधी हुई है और वो हॉर्स आगे खींच के ले जा रहा है। तो अगेन खुद पहले ट्राई करो, अपने आप ट्राई करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, मैंने फिगर बनाई है। ये हॉर्स है और ये कार्ट है, तो रस्सी से बांधा हुआ है। अब हॉर्स आगे मूव कर रहा है तो कार्ट भी उसके साथ साथ मूव करेगी। तो व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग, यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले हॉर्स पे शो करते हैं। हॉर्स पे सबसे पहले तो mg लग रहा होगा, ऑब्वियसली mg हमेशा एक्ट करता है।
ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है, जैसे कि मैंने आपको वॉकिंग के वक्त बताया था, वॉक करते वक्त हम क्या करते हैं, अपना पैर आगे रखते हैं और ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। हॉर्स ने जो पैर है वो मोड़ के आगे रखा है और इस पैर से वो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहा है। अभी इसको हटा दो, चलो ध्यान से समझने की कोशिश करो वॉकिंग का कॉन्सेप्ट। वॉक करते वक्त जब हम एक पैर आगे रखते हैं तो उस पैर से हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं। तो हॉर्स ने यही करा है, अपना फ्रंट लेग आगे रखा और उससे वो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहा है। इसको मैं बोलूंगा एक्शन। ये हॉर्स ने करा है ग्राउंड पे पीछे की तरफ, उसको वो पीछे पुश कर रहा है। तो इसके बदले ग्राउंड जो है वो हॉर्स पे रिएक्शन लगाएगा। दिस इज द रिएक्शन। ये रिएक्शन लगा है हॉर्स के ऊपर, क्योंकि हॉर्स ने ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करा तो उसके बदले ग्राउंड ने उसको आगे की तरफ पुश करा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। हॉर्स पीछे की तरफ टेढ़ा ग्राउंड को पुश कर रहा है तो ग्राउंड उसको आगे पुश कर रहा है। ठीक है, इस पे अगर हम चाहें तो एंगल शो कर देते हैं। लेट अस से ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो हॉर्स ने एक्शन करा है, दिस एक्शन इज ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड ने उसके बदले रिएक्शन करा है, रिएक्शन जो है ऑन हॉर्स। ठीक है। अच्छा, हॉर्स पे ऑब्वियसली एमजी लग रहा होगा, वेट एमजी। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इस बार रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि हॉर्स ने अपना लेग टेढ़ा रखा है तो रिएक्शन भी टेढ़ा लग रहा है। ये रोप हॉर्स पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रही होगी, टेंशन टी। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं है हॉर्स पे। ठीक है, समझ में आया। कार्ड पे देखते हैं, कार्ड पे लग रहा है नीचे वेट उसका mg। कार्ड पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा। ठीक है ना, कार्ड में तो ऐसे कोई लेग्स नहीं है ना जो मुड़े हुए हो। हॉर्स पे कोई बच्चा पूछता है नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं लग रहा, हॉर्स पे नॉर्मल रिएक्शन की जगह रिएक्शन लग रहा है। क्यों, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं है, क्योंकि हॉर्स के लेग्स मुड़े हुए। हॉर्स ने जो है लेग वो मोड़कर ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करा है, तो उसके बदले ग्राउंड ने उस पे टेढ़ा फोर्स लगाया है आगे की तरफ। रिएक्शन एंड एक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये चीज कार्ड नहीं कर रही, कार्ड में कोई लेग्स नहीं है जो टेढ़ा उसको पुश कर रही। कार्ड पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। इस पॉइंट पे टेंशन, रोप आपको मैंने बताया था रोप दोनों तरफ टेंशन लगाती है। ये रोप कार्ड पे बंधी हुई है और ये रोप हॉर्स पे बंधी हुई है। तो हॉर्स पे जो टेंशन लगेगी, ये वाली फिगर रिकॉल करो ना, ऐसे होता था जब पुली वाले केसेस थे। तो इस पे भी टी लगता था ऊपर की तरफ अलोंग द स्ट्रिंग, इस पे टी लगता था इस तरफ। तो सेम, हॉर्स पे टी पीछे लगेगा, कार्ड पे टी आगे की तरफ लगेगा। ठीक है। और अगर मान के चल रहे हैं कि रफ सरफेस है तो कार्ड के दोनों व्हील्स पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है ना, ये सरफेस पे रोल करेंगे तो इन पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। सो दीज आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द हॉर्स कार्ट सिस्टम। इसमें से आप रिएक्शन को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। रिएक्शन का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा जो होगा वो हॉर्स के mg को बैलेंस करेगा। हॉर्स ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, देखो मैं हॉर्स पे अलग से यहाँ फोर्सेस शो कर देता हूँ। हॉर्स पे ऊपर की तरफ आया था आर कॉस थीटा, आगे की तरफ आया है आर साइन थीटा, नीचे की तरफ है mg और पीछे की तरफ है t। ये फोर्सेस हैं। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम यानी मैंने फिगर में से अलग करके हॉर्स को एज अ पॉइंट शो कराए और उस पे सारे लगने वाले फोर्सेस शो करे।
ऐसे कार्ड पे शो करें तो कार्ड पे n ऊपर, mg नीचे, मैंने हॉर्स को स्मॉल m से डिनोट करा है, कार्ड को कैपिटल M से करा है, इस पे t आगे और यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे। तो ये कार्ड है और ये हॉर्स है। अब अगर हॉर्स आगे जा रहा होगा, आगे की तरफ जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली r sin थीटा की वैल्यू t से बड़ी होगी, तभी हॉर्स आगे जा पाएगा। वो ग्राउंड को अपने पैर से पीछे पुश करता है, उसके बदले ग्राउंड उस पर रिएक्शन लगाता है आगे, उसका जो कंपोनेंट है r sin थीटा वो हॉर्स को आगे चलने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये छोटे छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स कैसे फोर्सेस शो करते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई है, एक और बार उसको देखो, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है मार्क करो उसको और पूछो। ठीक है ना, कोई डाउट अपना बचना नहीं चाहिए आपका, जो भी डाउट्स हैं उनको अपना क्लियर करिएगा। ठीक है, अच्छा इसी पे अब हम आगे एक लास्ट चीज और आज करा देते हैं, फिफ्थ कॉन्सेप्ट। मेरे को ये बताओ, इसको हटा देते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट है जिसमें व्हील्स नहीं है। किसको मूव करना आसान होगा? ऑब्वियसली इसको, क्योंकि इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। क्यों व्हील्स लगे होने से आसान क्यों हो जाता है बताइए? व्हील्स लगे हुए हैं तो इसको मूव करना आसान क्यों होगा? क्योंकि व्हील्स रोलिंग करेंगे। यहां पे कौन सा फिनोमेना होगा? रोलिंग। यहां पर रोलिंग नहीं होगा, यहां कौन सा फिनोमेना होगा? स्लाइडिंग। जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। जब अभी तक हम पढ़ रहे थे स्लाइडिंग का केस, इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था इसका, म्यू इंटू एन, इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो सब स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, और कितना लग रहा है? म्यू एन। रोलिंग में अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इसमें भी लगेगा, पर रोलिंग के वक्त जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग वाले से बहुत कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस। जब रोल कर रहे हैं व्हील्स तो जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन इस बार भी लग रहा है, पीछे की तरफ ही लग रहा है, पर ये इस बार म्यू एन से बहुत कम है। कॉमन डेली लाइफ में देखो ना, व्हील वाली चीज को आपको मूव कराना आसान होता है, क्योंकि रोलिंग के वक्त जो फ्रिक्शन है कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन वो बहुत कम होता है। इस केस में फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एन, काफी ज्यादा है। रोलिंग में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको आप म्यू एन नहीं कह सकते, रोलिंग में फ्रिक्शन म्यू एन से कम होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए व्हील्स अगर चीजों में लगे हो तो उनको मूव कराना आसान हो जाएगा। ठीक है, और रोलिंग में भी देखो एक और कॉन्सेप्ट समझो, जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है कोई व्हील की तरह, तो इसका जो अपैरेंट, इसका जो एरिया है जो सरफेस से टच हो रहा है वो बहुत कम है। तो इससे होता क्या है, जो आपका सरफेस होगा वो हल्का सा डिफॉर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का वेट, उसका सारा प्रेशर पड़ रहा है इसी पॉइंट पे, तो हो सकता है जो मेरा सरफेस हो वो हल्का सा दब जाए। ठीक है ना, तो जो व्हील है वो हल्का सा ग्राउंड में धंस गया, तो उसको आगे जाने के लिए उस गड्ढे में से बाहर की तरफ आना पड़ेगा, थोड़ा सा उठ के बाहर की तरफ आना पड़ेगा। तो इस वजह से उसके मोशन में ऑपोजिशन आ रही है, जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जितना ज्यादा वो ग्राउंड में धंस जाएगा उतना उसके लिए आगे रोल करना मुश्किल होगा। ठीक है,
जितना ज़्यादा, सपोज करो एक कॉमन एग्जांपल लो, मेरे पास एक हार्ड स्टील सरफेस है और दूसरा मेरे पास सैंड है। एक बॉल को रोल कराना है, जो एक बॉल मान लीजिए मेरे पास फुटबॉल है, मैं फुटबॉल को किक करता हूं तो इस पे ये आसानी से रोल कर जाएगी। पर सैंड में क्या होगा, सैंड में बहुत जल्दी वो स्टॉप कर जाएगी, क्योंकि सैंड जो होगा वो उसके वेट से दबेगा। देयर विल बी ए स्लाइट डिप्रेशन हियर, जिसकी वजह से उस फुटबॉल को हमेशा गड्ढे में से बाहर आने की कोशिश करते रहना पड़ेगा, ऊपर चढ़ने की कोशिश करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहां पर रोलिंग में उसको ज्यादा मुश्किल आएगी। तो रोलिंग में होता क्या है, रोलिंग में जब भी ऑब्जेक्ट रोल करता है हल्का सा सरफेस में डिप्रेशन आता है, और जितना डिप्रेशन ज्यादा आएगा उतना रोलिंग मुश्किल हो जाएगी। पर इन एनी केस रोलिंग जो है वो स्लाइडिंग से तो आसान ही होगी। तभी तो हमने देखा है व्हील्स लगे होते हैं तो ऑब्जेक्ट को मूव कराना आसान होता है। ये वाला जो केस है इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्लाइडिंग वाले से हमेशा कम लगेगा। ठीक है, सो दिस वाज द 5th क्वेश्चन। अब एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन 6 जो है, व्हाट इज द ओल्ड एंड मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों एक्ट करता है, इसका पहले के टाइम में एक रीजन दिया गया था जो कि बाद में सही नहीं माना गया, विच इज कॉल्ड एज द ओल्ड व्यू। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक नई थ्योरी आई कि फ्रिक्शन क्यों लगता है, दैट इज कॉल्ड एज द मॉडर्न व्यू। तो एक बार इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए और इसको लिखिए। दिस इज आवर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, जो कुछ कराया, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, उसको पूछिएगा, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।